हेलो फ्रेंड, आइए अब एक नए टॉपिक पे चर्चा करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रिटिश कालीन गवर्नर जनरल। जब ब्रिटिश शासकों ने जब प्लासी के युद्ध में 23 जून 1757 प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब को पराजित कर दिया, तो बंगाल के नवाब को पराजित करने के बाद भारत का जो एक विशाल क्षेत्र होता है बंगाल का, चूँकि बंगाल में उस समय उड़ीसा और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश ये सारे सम्मिलित थे और बिहार का भी पार्ट उस समय सम्मिलित था। तो एक विस्तृत एरिया का जो क्षेत्र होता है उस पर अंग्रेज़ों ने अधिकार कर लिया। तो जब अंग्रेज़ों ने उस पर अधिकार कर लिया तो अधिकार करने के बाद इनको वहाँ पर शासन संचालन करने के लिए एक व्यवस्था बनानी पड़ी और उसी व्यवस्था के तहत इन्होंने गवर्नर का पद बनाया। बंगाल में पहली बार गवर्नर का पद बनाया गया और ये गवर्नर का पद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से गवर्नर का पद बनाया गया। तो पहला जो गवर्नर बनाया जाता है बंगाल के क्षेत्रों का, देखिए यहाँ अंतर है। बंगाल का प्रथम गवर्नर किसे कहा जाता है, ये कहा जाए तो बंगाल का प्रथम गवर्नर ये होता है रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया जाता है। लेकिन अगर ये कहे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया, तो ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 के बंगाल के गवर्नर को, बंगाल का जो गवर्नर होता था, बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर नहीं बल्कि अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल का गवर्नर जनरल, तो ये कहा जाए किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अगर ये पूछा जाएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही अभी तक जो हमने देखा कि बंगाल का गवर्नर का पद बनाया गया था, अब उसकी जगह गवर्नर का नहीं बल्कि गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया। और इस पर गवर्नर जनरल के पद पर पहली जो नियुक्ति होती किसकी होती है, तो वारेन हेस्टिंग की होती है। किसकी होती है, तो वारेन हेस्टिंग। ये वारेन हेस्टिंग की पहली बार इस गवर्नर जनरल के पद पे नियुक्ति होती है। तो भारत का ये कहें कि बंगाल का कभी कभी ये भी दे देता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, अगर ऐसा देता है तो उसमें ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। अब ये देखा जाएगा कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ऑप्शन में अगर वहाँ विलियम बेंटिंग का नाम नहीं होगा तब तो वारेन हेस्टिंग का नाम हो सकता है, लेकिन अगर उस ऑप्शन में विलियम बेंटिंग होगा तो इनका नाम नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएंगे। तो अगर ये क्वेश्चन बनाए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे माना जाता है, तो हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। और 1833 के चार्टर्ड अधिनियम से 1833 की चार्टर्ड अधिनियम से अब क्या किया गया कि अब एक और परिवर्तन किया गया। अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल होता था उसे बंगाल का नहीं बल्कि भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे माना जाता है, अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो उसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो विलियम बेंटिंग को जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। इस बात को जानते रहिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ कन्फ्यूजन होता है, इसलिए हमने कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ऐसा बताया आपको। अब यहाँ से शुरुआत होगी कि ब्रिटिश कालीन प्रथम गवर्नर किसे बनाया गया, तो ब्रिटिश कालीन प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया। किसको, रॉबर्ट क्लाइव को, ठीक है। अलग यहाँ तो एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 1833 के चार्टर्ड अधिनियम से भारत के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और 1858 के अधिनियम के तहत भारत शासन अधिनियम 1858, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया 1858 में।
अब क्या किया गया कि महारानी विक्टोरिया ने कंपनी के शासन को समाप्त करके क्राउन का शासन स्थापित किया। जब 1857 में क्रांति होती है तो अब इसने क्या किया कि अभी तक हमने जो देखा कि भारत का गवर्नर जनरल का पद जो बनाया गया था, अब इस गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया जाता है और गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके उसकी जगह जो है वायसराय का पद बनाया गया। किसका? वायसराय। तो वायसराय का पद किस एक्ट के तहत बनाया गया? 1858 के एक्ट के तहत, यानी भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत भारत के गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके उसकी जगह वायसराय का पद बनाया गया। और प्रथम वायसराय किसे बनाया गया? तो प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। किसे बनाया गया? तो कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय। अब यहाँ एक क्वेश्चन और बन सकता है, वो कैसा क्वेश्चन बनेगा? तो देखिए, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो उसका सही आंसर हो जाएगा कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग होता है। और यहीं से दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि भारत का प्रथम वायसराय किसे बनाया गया? तो अंतिम गवर्नर जनरल प्लस प्रथम वायसराय दोनों कौन हो जाएगा? कैनिंग हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। और एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1857 की जब क्रांति हुई तो उस क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भी हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग का जो टाइम है 1856 से लेके 1862 तक है, तो पूरा ये शासन टाइम। जब भी अगर ऐसा थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन मन में रहे तो हम डेटिंग पर जाएंगे और जब हम डेटिंग को देखेंगे तो वो हमारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, और 1935 के अधिनियम के तहत 1935 के अधिनियम के तहत फिर क्या किया गया कि जो गवर्नर वायसराय का पद बनाया गया था, इस वायसराय के पद को समाप्त करके पुनः गवर्नर जनरल का पद बना दिया जाए। और पुनः जब गवर्नर जनरल का पद बनाया गया तो उस समय किसकी नियुक्ति की गई? तो लॉर्ड लीन लिथगो की। लीन लिथगो इस समय जो गवर्नर जनरल बनाया गया, किसे? लॉर्ड लीन लिथगो को इस समय गवर्नर जनरल बनाया गया। और उसके बाद यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि आखिरी गवर्नर जनरल भारत का कौन होता है? तो आखिरी गवर्नर जनरल भारत का होता है सी राजगोपालाचारी। ठीक है, और उसके बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह राष्ट्रपति का पद बनाया गया। ठीक है, तो आइए अब क्रम से चर्चा करते हैं। पहला, ब्रिटिश कालीन प्रथम गवर्नर। तो ब्रिटिश कालीन प्रथम गवर्नर बनाया गया रॉबर्ट क्लाइव को। किससे बनाया गया? तो रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव की बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव का जो टाइम की बात करें, इसका टाइम क्या था? तो इसका टाइम होता है 1757 से लेके 1760। ये पहली बार जब इसे गवर्नर बनाया गया तब ये इसका टाइम है। और उसके बाद ये इसको दोबारा एक बार फिर गवर्नर बनाया गया। वो कब बनाया गया? तो दूसरी बार बनाया गया इसे, दूसरी बार 1765 से लेके 1767, ये दूसरी बार इसको गवर्नर का पद दिया गया। तो पहली बार जब इसे 1757 में प्लासी का युद्ध जब होता है, 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। तो प्लासी के युद्ध में एक तरफ तो बंगाल का जो नवाब होता है सिराजुद्दौला और दूसरी तरफ जो है रॉबर्ट क्लाइव था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने जब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया, तो सिराजुद्दौला को पराजित करने के बाद बंगाल का क्षेत्र इसके अधीन आ जाता है और इसी से कंपनी के अन्य अधिकारी से प्रसन्न हो जाते हैं। और प्रसन्न होने के बाद इन्होंने इसे बंगाल का गवर्नर बना दिया। तो बंगाल का गवर्नर बनने के बाद इसने सबसे पहले क्या किया? दीवानी अधिकार इसको प्राप्त हुआ। किसका? दीवानी अधिकार। दीवानी अधिकार इसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा से दीवानी वसूलने का अधिकार प्राप्त हुआ। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों से दीवानी यानी कर वसूलने का अधिकार इसे प्राप्त हुआ। तो बंगाल में इसने किसे नियुक्त किया? बंगाल में रजा खां को। रजा खां। बंगाल के क्षेत्रों से कर वसूलने का अधिकार किसे दिया? तो बंगाल में कर वसूलने का अधिकार मोहम्मद रजा खां को दिया। और बिहार में सिताब राय को। बिहार में कर वसूलने का अधिकार किसे दिया? सिताब राय।
सिताब राय बिहार में कर वसूलते हैं। और उड़ीसा में कर वसूलने का अधिकार किसे दिया गया? तो उड़ीसा में राय दुर्लभ को उड़ीसा में नियुक्त किया गया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ये पूछे कि बंगाल के क्षेत्रों से कर वसूलने का अधिकार किसे दिया गया या बंगाल में किसे नियुक्त किया गया कर वसूलने के लिए, तो हो जाएगा मोहम्मद रजा खां। और बिहार में किसे? तो बिहार में सिताब राय को और उड़ीसा में राय दुर्लभ को। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनता है। दीवानी अधिकार और उसके बाद श्वेतों का विद्रोह जब रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर बनता है, तो इससे पहले देखा गया कि जो अंग्रेज सिपाही होते थे वो जो है बंगाल और बिहार के क्षेत्रों से बाहर जाकर जब युद्ध करते थे तो उनको दोहरा भत्ता मिलता था। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया कि इस पर बैन लगा दिया और इसी बात से नाराज़ होकर अंग्रेज अधिकारियों ने इसी बात का विरोध किया और उन्होंने विद्रोह कर दिया। और इस श्वेतों का विद्रोह किसके समय में हुआ? अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि श्वेतों का विद्रोह किसके समय में हुआ था? तो श्वेतों का विद्रोह जो है रॉबर्ट क्लाइव के समय में हुआ था। अगला है द्वैत शासन। ये द्वैत शासन की प्रणाली किसके समय लागू हुई? तो रॉबर्ट क्लाइव के समय में लागू हुई। 1765 से 1772 तक चलता है। 1765 से 1772 ये द्वैत शासन चलता है। द्वैत शासन में क्या किया गया कि अब चूँकि अंग्रेज़ों ने अभी तो अंग्रेज़ों की नई सत्ता होती है, जब अंग्रेज़ों ने भारत के क्षेत्रों को जीता तो भारतीय लोगों से ये परिचित नहीं थे, यहाँ की बोलचाल भाषा से परिचित नहीं थे। इसके लिए इनको एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी कि जिसको नियुक्त करते, और नियुक्त करने के बाद जो है चूँकि वो भारतीयों की बोलचाल भाषा को समझता था, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया कि बंगाल में रजा खां को नियुक्त किया। चूँकि बंगाली भाषा को ये जानते थे, बंगाल के लोग के रहन सहन सारे विचार भावनाओं को ये समझते थे, इसलिए जो है इन लोगों ने इन्हें नियुक्त किया। तो कर वसूलने का अधिकार किसके पास था? तो कर वसूलने का अधिकार था अंग्रेजों के पास। लेकिन कर वसूलता कौन था? कर वसूलता था ये भारतीय तो कर वसूल करता है, लेकिन वसूलवाता कौन है? अधिकार किसके पास है? वो अधिकार था अंग्रेजों के पास, यानी रॉबर्ट क्लाइव के पास। तो दोहरी शासन प्रणाली लागू हुई। जनता में आक्रोश का शिकार कौन होगा? जो कर वसूलेगा। लेकिन जो लगाता था, मान लीजिए कर इससे पहले लिया जाता था 1/6 कर लिया जाता था ना, तो अब ये हो सकता है अब इस कर को क्या किया गया? बढ़ा दिया गया। ये हो सकता है 1/4 वसूला जाए। तो इस तरीके से जनता में आक्रोश किसके प्रति जाएगा? जो कर वसूलेगा। अब कर लगा कौन रहा है इससे मतलब नहीं है, लेकिन जो कर वसूलेगा तो जनता उसी की तरफ आक्रोशित होगी। तो ये दोहरी शासन प्रणाली किसने चलाई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव ने चलाई। कर वसूलने का अधिकार इसने अपने पास रखा। कर लगाता कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। वसूलने का अधिकार किसे दिया? भारतीय को। ठीक है, तो ये दोहरी शासन नीति किसने चलाई? तो रॉबर्ट क्लाइव। कब तक चलाई? तो 1765 से लेकर 1772 तक ये दोहरी शासन प्रणाली चलाई गई। और रॉबर्ट क्लाइव ने ही व्यापार समिति का गठन किया था। किसका? व्यापार समिति। ये आपसे पूछा जा सकता है कि व्यापार समिति का गठन किसके समय किया गया था? तो रॉबर्ट क्लाइव के समय में ही व्यापार समिति का गठन किया गया था। इसमें नमक, सुपारी और आदि के व्यापार को लेकर ये समिति बनाई गई थी। तो ये जानते रहिएगा। तो पहला इसके समय की प्रमुख घटना अगर पूछा जाए तो दीवानी अधिकार और श्वेतों का विद्रोह, द्वैत शासन प्रणाली और व्यापार समिति का गठन, ये 4 घटनाएं हैं इसके समय की प्रमुख। अब आइए आगे देखते हैं रॉबर्ट क्लाइव के बाद। आइए अब आगे देखते हैं रॉबर्ट क्लाइव के बाद अगला होता है वेंसीटार्ट होता है। ये होता है 1760 से लेके 1760 से 1765। 1760 से लेके 1765 वेंसीटार्ट होता है। इसके पहले एक स्थानापन्न गवर्नर होता है हॉलवेल। 1760 में ही होता है
हालवेल ये कब होते हैं? तो हालवेल होते हैं 1760 में। स्थानापन्न गवर्नर होता है, थोड़े समय के लिए हो सकता है 2 या 3 महीने के लिए इसे गवर्नर का पद दिया गया हालवेल को। और हालवेल के बारे में ये कहा जाता है कि हालवेल ने ही ब्लैक होल ट्रेजेडी की घटना का उल्लेख किया है, जिसमें ये बताया गया कि एक जो है काल कोठरी, इसको काल कोठरी की घटना भी कहते हैं, तो उसमें ये कहा गया कि 14/18 की कोठरी होती है, उसमें 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया जाता है। बाद में जो है सुबह में देखा गया तो मात्र 23 जिंदा बचते हैं। तो उस घटना का उल्लेख इसने ही किया, हालवेल ने, ठीक है। तो 1760 में हालवेल को स्थानापन्न एज गवर्नर बनाया जाता है। उसके बाद वेंसीटार्ट को 1760 से लेकर 1765 इसका टाइम होता है, वेंसीटार्ट को बनाया गया। वेंसीटार्ट के समय में ही जो है बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। बक्सर का युद्ध होता है, कब होता है? तो 1764 में वेंसीटार्ट के समय में ही बक्सर का युद्ध हुआ। उसके बाद दूसरी बार पुनः रॉबर्ट क्लाइव दूसरी बार पुनः बनाया गया, कब? 1765 से लेकर 67, 1765 से 67। ये दूसरी बार बक्सर युद्ध के बाद जब ये वापस आता है, तो वापस आने के बाद रॉबर्ट क्लाइव को दूसरी बार गवर्नर का पद दिया गया 1765 से लेकर 1767, 2 वर्ष के लिए। इसी दौरान इसने द्वैध शासन प्रणाली लागू की थी, ठीक है। 1765 में ही जब इलाहाबाद की संधि होती है, तो इलाहाबाद की संधि, ये भी पूछा जाता है कि इलाहाबाद की संधि किसके बीच में हुई थी? 12 अगस्त 1765, 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि किसके बीच में हुई है? इलाहाबाद की संधि तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में होता है। किसके बीच में? शाह आलम द्वितीय, ये मुगल बादशाह होते हैं शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में ये इलाहाबाद की संधि होती है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो जानते रहिएगा, जब भी अगर आपसे पूछा जाता है तो ये आप बता सकते हैं। अगला 1767 से लेके 1769, 67 से लेके 69 वरेलास्ट। अगला जो होता है गवर्नर होता है वरेलास्ट। यहाँ एक कमेंट है, जरा से ये देख लेते हैं। रॉबर्ट क्लाइव के साथ ये कमेंट है, बर्कनी से बड़ी बड़ी नींव रखने वाला कहा। बर्कनी, ये पूछा जाता है कि किसने रॉबर्ट क्लाइव को बड़ी बड़ी नींव रखने वाला कहा, तो बर्क महोदय ने रॉबर्ट क्लाइव के बारे में ऐसा कमेंट किया कि रॉबर्ट क्लाइव के बारे में कहा इसने कि वो बड़ी बड़ी नींव रखने वाला होता है। परसिवल स्पीयर महोदय ने इसे भविष्य का अग्रदूत कहा। स्पीयर महोदय ने, परसिवल स्पीयर महोदय ने इसे भविष्य का अग्रदूत कहा। तो ये पूछा जा सकता है कि किसने क्लाइव को बड़ी बड़ी नींव रखने वाला कहा, तो बर्क महोदय ने, और किसने भविष्य का अग्रदूत कहा, तो परसिवल महोदय ने इसको, परसिवल स्पीयर महोदय ने इसे भविष्य का अग्रदूत कहा। अब आगे देखते हैं वरेलास्ट। वरेलास्ट का ये टाइम है 1767 से लेके 1769। इसके टाइम की कोई विशेष घटना के बारे में उल्लेख नहीं मिलता। अब उसके बाद देखते हैं वरेलास्ट के बाद आता है कर्टियस। कौन आता है? तो कर्टियस। 1769 से लेके 1772, ये इसके पूरे गवर्नर जनरल के शासन का टाइम है, गवर्नर के शासन का टाइम है 1769 से 72। इसके समय की जो प्रमुख घटना होती है, बंगाल का प्रथम अकाल, इसी के समय में 1771 में पहली बार बंगाल में अकाल पड़ता है। 71 में बंगाल का अकाल, पहली बार बंगाल में अकाल पड़ा। किसके समय में पड़ा? तो कर्टियस के समय में पड़ा बंगाल का प्रथम अकाल। और कर्टियस को ही द्वैध शासन का जन्मदाता माना जाता है। लियोन कर्टियस इसका पूरा नाम होता है, तो लियोन कर्टियस को ही द्वैध शासन का जन्मदाता माना जाता है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला कि बंगाल का प्रथम अकाल किसके समय में पड़ा, तो हो जाएगा कर्टियस के समय में। कब पड़ा? 1771 में पड़ा। और दूसरा कि द्वैध शासन का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो ऐसा अगर क्वेश्चन बनता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्टियस। कर्टियस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। उसके बाद अगला गवर्नर जो इसके बाद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है अब क्या किया गया कि अभी तक जो बंगाल के गवर्नर का पद जो होता था, अब उसकी जगह क्या किया गया कि गवर्नर का पद हटा के बंगाल का गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया, गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया और इस पर प्रथम जो नियुक्ति की गई वो वारेन हेस्टिंग की गई। तो वारेन हेस्टिंग के गवर्नर जनरल के पद का टाइम क्या है, 1772 से लेके 1774। तो ये 1772 से 1774 ये जो पद होता है इसका ये टाइम ये एज ए गवर्नर के रूप में होता है। लेकिन जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत यानी 1774 से लेके 1785 तक इसको बंगाल का गवर्नर जनरल के पद पे मनोनीत किया गया। ठीक है, तो ये दोनों अंतर यहाँ थोड़ा सा है, इसको समझ लीजिएगा, नहीं तो कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। देखिए अभी तक जो इसको 1772 यहाँ पे हमने देखा कि कर्टियस का जो टाइम होता है 1769 से 1772। अब 1772 से 74 तक इसको वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर ही बनाया गया। लेकिन जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो इस एक्ट के तहत एक संशोधन किया गया। अब क्या किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल के रूप में प्रमोट कर दिया गया। तो अब क्या किया गया कि 1774 से लेकर 1785 इसका द्वितीय, ये कहें कि द्वितीय कार्यकाल इसको मान लें, इसको प्रथम मान लें, इसको द्वितीय मान लें। ठीक है, तो इसके समय की जो प्रमुख घटना है वारेन हेस्टिंग के समय की, तो वारेन हेस्टिंग के जो समय की प्रमुख घटना है उस घटना के बारे में ये कहें तो पहला होता है राजस्व बोर्ड का इसने गठन किया। वारेन हेस्टिंग ने क्या किया कि राजस्व बोर्ड का गठन किया। कब किया? तो 1772 में इसने राजस्व बोर्ड का गठन किया। राजस्व बोर्ड का गठन किया और कोष जो है मुर्शिदाबाद से कहाँ लाया? कलकत्ता लाया। कोष मतलब समझते हैं धन, कोष मुर्शिदाबाद से कलकत्ता लाया गया। यहाँ से ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि राजस्व बोर्ड का गठन किसके समय में किया गया, तो हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। और कोष कहाँ से कहाँ लाया गया? तो मुर्शिदाबाद से कहाँ लाया गया? कलकत्ता लाया गया। ठीक है, न्यायिक सेवा का जन्मदाता भी इसे माना जाता है। न्यायिक सेवा का जन्मदाता, न्यायिक सेवा का जन्मदाता क्यों माना जाता है? इसी के समय में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है कलकत्ता में एक न्यायालय बनाया गया। कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करी गई 1774 में। कलकत्ता में एक न्यायालय बनाया गया, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य जो है न्यायाधीश किससे बनाया गया? एलिजा इम्पे को। एलिजा इम्पे, इसको मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। किसको? एलिजा इम्पे को। और इसके 3 अन्य सहयोगी होते हैं। कौन कौन? चैम्बर्ट, लीमेस्टर और हाइट। 3 अन्य सहयोगी कौन होते हैं? चैम्बर्ट, लीमेस्टर और हाइट। ये इसके 3 सहयोगी हैं। इनके नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, अगर नाम याद नहीं रहेगा तो गलत हो जाएगा। इसीलिए कलकत्ता में जब इसने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की तो इसीलिए इसको न्यायिक सेवा का जन्मदाता भी कहा जाता है। और इसने फैजाबाद की संधि की। किसकी संधि की? तो फैजाबाद की संधि कब की? 1775 में इसने फैजाबाद की संधि के तहत अवध की बेगमों की सुरक्षा की गारंटी ली थी। फैजाबाद की संधि के तहत इसने अवध की बेगमों की सुरक्षा की गारंटी ली थी। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है कि किस संधि के तहत वारेन हेस्टिंग ने अवध की बेगमों की सुरक्षा की गारंटी ली थी? तो फैजाबाद की संधि के तहत ही इसने अवध की बेगमों की सुरक्षा की गारंटी ली थी। ये जब कभी पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना,
एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, एशियाटिक सोसाइटी 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। किसने की थी एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना? तो विलियम जोन्स महोदय ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी 1784 में। और इसके एशियाटिक सोसाइटी के अंतर्गत प्रथम अनुवादित होने वाली पुस्तक का नाम क्या था? भगवत गीता। चार्ल्स विल्किंस द्वारा अनुवादित पहली पुस्तक है भगवत गीता। किसके द्वारा अनुवादित है? तो चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। ये जानते रहिएगा। इसकी रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो वारेन हेस्टिंग महोदय ने। ठीक है। और इसी के समय में जो है नंद कुमार नामक एक ब्राह्मण होता है। नंद कुमार नामक ब्राह्मण पे झूठा आरोप लगाया गया और झूठा आरोप लगा के उसको फांसी दी गई। ये कहा गया कि नंद कुमार नामक ब्राह्मण होता है जिसने जो है इसके ऊपर, वारेन हेस्टिंग के ऊपर ये आरोप लगाया कि इसने जो है अवध की जो है बेगमों, ये कहा गया कि इसने जो है 3.5 लाख रुपए घूस लिया था अवध की बेगम मुन्नी बाई से। इसने 3.5 जो है लाख रुपए घूस लिया था और इसी बात को लेकर ये नाराज़ हो जाता है और इसने क्या किया कि नंद कुमार को जो है एलिजा इम्पे की सहायता से, किसकी सहायता से? तो ये मुख्य गवर्नर जो मुख्य न्यायाधीश जो होता है कलकत्ता न्यायालय का, एलिजा इम्पे की मदद से इसने क्या किया कि नंद कुमार को झूठे आरोप में फांसी की सज़ा दिलवा दी। ठीक है। तो ये कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि नंद कुमार नामक ब्राह्मण को फांसी की सज़ा किसने दिलवाई थी? तो ये वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। ठीक है। अब आइए वारेन हेस्टिंग के बाद अगला देखते हैं 1785 से 1786, केवल 1 वर्ष के लिए सर जॉन मैकफर्शन केवल मात्र एक लिए 1785 से लेके 1786 ये मात्र 1 वर्ष के लिए सर जॉन मैकफर्शन होता है। उसके बाद अगला जो गवर्नर जनरल होता है वो होता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1786-1793 इसका टाइम होता है। आइए अब देखते हैं आगे कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस जिसके गवर्नर जनरल का जो टाइम है इसके शासन का वो है कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका टाइम है 1786 से लेके 1793, ये पूरा इसका टाइम है गवर्नर जनरल का। कॉर्नवालिस को जो है भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता माना जाता है। ये कहें कि सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो सिविल सेवा का जन्मदाता कॉर्नवालिस को माना जाता है जन्मदाता। ये कहा जाता है कि सिविल सेवा की जो पहली परीक्षा का आयोजन हुआ था वो 1853 में हुआ था। पहली बार 1853 में इस सिविल सेवा की शुरुआत होती है। कहाँ से होती है? तो सिविल सेवा की शुरुआत का प्रारंभ होता है लंदन में होता है और पहले परीक्षा ली जाती थी लंदन में। इसकी शुरुआत के बारे में जब भी प्रश्न करें कि इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है तो 1853 में सिविल सेवा की शुरुआत मानी जाती है। और भारत में इसकी परीक्षा का आयोजन कब से किया जाने लगा? तो भारत में इस परीक्षा का आयोजन 1923 से किया जाने लगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत में सिविल सेवा की परीक्षा का आयोजन कब से किया जाने लगा? तो 1923 से जो है सिविल सेवा की परीक्षा भारत में आयोजित की जाने लगी। इससे पहले कहाँ आयोजित की जाती थी? ब्रिटेन में यानी लंदन में। कब? 1853 में। प्रथम ICS की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले भारतीय का क्या नाम था? 1864 में पहली बार ICS की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले भारतीय का नाम था सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ ने पहली ICS की परीक्षा उत्तीर्ण किसने की थी? तो सत्येंद्रनाथ ने। सत्येंद्रनाथ प्रथम ICS की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले भारतीय थे। और उसके बाद जो है अरविंद घोष घुड़सवारी की परीक्षा पास नहीं कर पाए और अरविंद घोष ने घुड़सवारी की जब परीक्षा नहीं पास कर पाए उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने तो परीक्षा पास करने के बाद त्यागपत्र दे दिया।
और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जब असम के कलेक्टर थे तब उन्हें निलंबित कर दिया गया था। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन असम का कलेक्टर था तो उसे निलंबित कर दिया गया था। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो उसका सही आंसर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और कौन ऐसा व्यक्ति होता है जो घुड़सवारी की परीक्षा पास नहीं कर पाता, ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो उसका सही आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। और कौन ऐसा व्यक्ति होता है जिसने घुड़सवारी की परीक्षा पास करने के बाद त्यागपत्र दे दिया था, अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने घुड़सवारी की परीक्षा पास की, उसके बाद भी उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है कि सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो वो हो जाएगा आपका कार्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त। कार्नवालिस के समय में दूसरा स्थायी बंदोबस्त। तो यहाँ से पूछा जाएगा स्थायी बंदोबस्त का जन्मदाता किसे माना जाता है। स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया? 1793 में स्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ ये व्यवस्था लागू की गई थी। जमींदारों को उनकी जमींदारी का अधिकार दिया गया। 1793 में स्थायी बंदोबस्त आया। कहाँ? तो बंगाल में ये पूछा जाता है स्थायी बंदोबस्त। उसके बाद दास व्यापार, दासों के व्यापार पर इसने रोक लगा दिया। दास व्यापार, दासों के व्यापार पर किसने रोक लगाया? तो कार्नवालिस ने। और कार्नवालिस संहिता, इसने कार्नवालिस संहिता का जन्मदाता भी इसे माना जाता है। कार्नवालिस संहिता में क्या किया इसने? कर और व्यापार को अलग, कर व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था को अलग कर दिया। कर वसूलने की व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था, इन दोनों को अलग इसने पृथक्करण कर दिया। इसको कहते हैं शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत। ये किसने दिया? तो ये कार्नवालिस के साथ जुड़ जाता है। तो इसके समय की ये प्रमुख घटना कार्नवालिस के समय में। आज के इस क्लास में इतना ही। आज के लिए धन्यवाद।